हेलो। वेलकम ऑल टू न्यू एपिसोड जहाँ पे हम कुछ और पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। करीब 5 पीवाईक्यू स्लाइड में है हमारे पास। और ये 5 पीवाईक्यू ऐसे हैं कि अगर आपने ध्यान दिया तो आपको 5 के 5 सही आंसर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने हल्की सी भी आपके दिमाग में डाउट रह गया या आप कंफ्यूज रह गए तो ये वो मार्क्स हैं जो सबको मिलते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे गलतियाँ की तो आप खुद को कंपटीशन से बाहर कर दीजिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलतियां करके भी बहुत ही कम चांस है कि आप कहीं हो पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि आसान सवाल क्या होता है ना कि टफ सवाल तो किसी से बनते हैं। तो लोग कंपटीशन से बाहर होते हैं आसान सवालों में। जो सवाल आसान होते हैं जिनका जवाब आसानी से पाया जा सकता है, अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप खुद को कंपटीशन से खुद ही बाहर कर लीजिए। कंपटीशन में तो आप तब आ पाएंगे जब आप आसान सवालों को कर लेंगे, और कुछ कठिन सवालों में भी अगर आपने अपना दिमाग यूज कर लिया तो आप कंपटीशन बने हुए हैं। अदरवाइज अगर आप आसान सवालों में अटक जा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी तैयारी अभी सही नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। और प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट कौन सा देना है? आप कुछ कोई भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मॉक टेस्ट चाहिए, एक क्वालिटी मॉक टेस्ट चाहिए जिसमें आप खुद को चेक कर पाए, तो आपको जाना होगा बीट द कंपटीशन के ऐप पे। एक बार आप बीट द कंपटीशन के ऐप को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते ही आपको सबसे पहला काम करना है, जाके दबा के मॉक टेस्ट दीजिए। आज है 1 जनवरी 2026। ठीक है। मुश्किल से 9 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है। और जब तक आपको वीडियो मिलेगी ये, तब तक एक दिन और खत्म हो चुका होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे, दिन के कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए। कम से कम 2 का मतलब ये है कि एक मॉक टेस्ट दिया आपने, मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको देखिए, समझिए कि आपने गलतियां कहाँ की हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, फिर उसको रिवाइज करिए। सपोज करिए आप सुबह 6 बजे उठे आप। जब आप सुबह 6 बजे उठते हैं, उठने के बाद आपने थोड़ा बहुत रिवाइज किया, और एक मॉक टेस्ट 10 बजे से पहले आपने एक मॉक टेस्ट दे दिया। एक मॉक टेस्ट देने के बाद 10 से लेकर 4 बजे तक, या 5 बजे तक, 6 बजे का जो टाइम है, 10 से जो 6 का टाइम है, 6 PM का जो टाइम है, इस टाइम में आपने उसको एनालाइज किया कि आप गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं, किस पॉइंट पे गलतियां हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में गलतियां हो रही हैं। क्या ऐसा कोई सवाल जो आता हुआ है आपने कुछ गलती कर दी, आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया, उसको एनालाइज करिए। एनालाइज दिन भर करिए, रिवाइज करिए, उसके बाद फिर रात को एक और मॉक टेस्ट दीजिए। तो दिन के 2 मॉक टेस्ट, और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करिए, रिवाइज करिए, और मॉक टेस्ट दीजिए। अदरवाइज बहुत मुश्किल है कि आप किसी कंपटीशन स्टैंड कर पाएंगे। ठीक है। तो पता है आपको क्या करना है? बीट द कंपटीशन का ऐप इंस्टॉल करना है, जाना है, टेस्ट देने हैं, और बहुत अच्छे से टेस्ट देने हैं। ठीक है। केवीएस एनवीएस का टेस्ट, मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है, और ईएमआरएस के टीचिंग नॉन टीचिंग सारे सारे जो एग्जाम्स हैं, सबके सबके Tier 2 के मॉक टेस्ट वहाँ अवेलेबल हैं। जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। और आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो की तरफ, आज के क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, आसान सवाल है, बट दिक्कत ये है कि हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो दिक्कत हो सकती है। तो आप वीडियो पॉज करिए, पॉज करके सॉल्व करिए, और फिर चेक करिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तब तक मैं सॉल्व करवाता हूँ। सॉल्व करवाना क्या है बेसिकली? कह रहा है कि द पेट्रोल टैंक ऑफ अ कार होल्ड्स 54 लीटर पेट्रोल, मतलब 54 लीटर का एक टंकी है। ऑन अ ट्रिप 18 लीटर 345 ml पेट्रोल यूज हुआ है जाने में, और 16 लीटर 10 ml यूज हुआ है वापस आने में। तो अब टंकी में कितना पेट्रोल बचा हुआ है? ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल, लेकिन अब किसी को यही नहीं पता कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो हो सकता है कि वो गलतियां करे। 1 लीटर में 1000 ml होता है। करना कुछ नहीं है, करना बस आपको प्लस माइनस है। प्लस माइनस क्या करना है? देखिए, टोटल है 54 लीटर। तो 54 पॉइंट क्या, मैं जीरो 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 लिख सकता हूँ, इधर लिख सकता हूँ। उसमें से 18 लीटर 345 ml जाने में यूज हुआ, और 16 लीटर, यही गलती करेंगे लोग, यहां पे लिख देंगे 10। और जहां आपने 10 लिखा, आप हो गए गलत, क्योंकि 10 ml नहीं, अगर आपने यहां 10 लिखा है तो ये 100 ml हो जाता है। तो ये 100 ml हो जाता है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 010, क्योंकि 10 ml है। 1000 ml होता है, 10 ml है आपके पास केवल। ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करना है आपको, मतलब बेसिकली इन दोनों को आपको प्लस करना है। इसको प्लस करिए, और प्लस करने के बाद 54 में से घटा दीजिए। इसको प्लस कर लेने से पहले, तो 5, 5, 3, 4, 3, ये हुआ ना? 8 से 14, हाँ ठीक है। अब 54.30 में से 34.355 घटाना है आपको। अब बहुत ध्यान दीजिए, माइनस करना है, माइनस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 53 हुआ, 53 में से 4 गया 9, और 1, 19.645, 19.645। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपको नहीं आ सकता है? ये क्वेश्चन सबको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, आपको ये आना चाहिए। बेसिक सवाल, आसान सवाल सबको आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी को देखना है देख सकता है, अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशा जो है, आशा जी जो है, आशा भोसले जो है, 2 kg 20 ग्राम हैवियर देन आभा, आभा से इतनी भारी है, और आभा जी का वेट क्या है? 46 किलो 40 ग्राम। अगर कविता का वेट इतना कम है आशा से, तो कविता का वेट इतना है। कुछ नहीं, यहाँ पे हमको आभा का वेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमको आभा का वेट दिया हुआ है, वो है 46 kg 40 ग्राम। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट, 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। इजी। तो 46 kg 40 ग्राम का लिखेंगे हम? 46.040, 400 मत लिखिएगा, 400 मतलब होता है 400 ग्राम, यहाँ केवल 40 ग्राम है। ये आभा का वेट है। फिर कह रहा है कि जो आशा जी हैं, वो 2 किलो 20 ग्राम ज्यादा हैं। मतलब 2 किलो 20 ग्राम ज्यादा हैं, तो कितना हो जाएगा? 0, 6, 0, 6, 2, 8, 48 किलो 60 ग्राम। ये कौन है? ये आशा जी हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि कविता जी जो है वो इतना कम है आशा जी से, इतना कम है आशा जी से, मतलब कितना कम है? 4 किलो 440 ग्राम कम है आशा जी से। तो माइनस करना है। 0, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, और 4, इसका मतलब क्या? 43,620 है। क्या 43,620 है? ये हो गया आंसर। अब ऐसा बहुत टफ तो है नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। बट अगर आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी, तो आप, दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। ठीक है, एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप सबको सेम यूनिट में ले लीजिए। जैसे मैंने आप सबको केजी में किया है, आप सबको ग्राम में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, बट एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है। अगर आपने सबको ग्राम में चेंज किया देन सॉल्व किया, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, और एक एक सेकंड की कीमत होती है एग्जाम टाइम में। और मैथ्स में खासकर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको टाइम लगने ही वाला है। ऐसा एकदम नहीं होगा कि आपको हर क्वेश्चन टिक मार के निकल निकल जाएंगे आप। आपके दिमाग में या आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको टाइम लगने ही लगने वाला है। तो जहां पे टाइम नहीं लगने वाला है, वहां आपको टाइम बचाना होगा। आपको हर क्वेश्चन में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड बचाना होगा, तब जाके कहीं वो टाइम आप यूटिलाइज कर पाएंगे दूसरे क्वेश्चंस में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आंसर है, ये इसका सोल्यूशन है, जिसको देखना देख सकता है। अदरवाइज वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हो सकता है कि इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत लोग गलतियां, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन गलती करने के चांस बहुत ज्यादा है। क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फील्ड, मतलब स्क्वायर फील्ड है, जिसको फेंस करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो 110 पर मीटर का 552 80 रुपये आ रहा है, 5280 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब बहुत समझिए, पूछा क्या है कि एक जो ये लेट से ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, अब दो गलती क्या हो सकती है? पहली चीज, अगर मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हो 110 पर मीटर, पर मीटर का मतलब क्या होता है? पर मीटर का मतलब क्या होता है कि ये पेरीमीटर की बात कर रहा है। अगर यहीं पे पर मीटर स्क्वायर लिखा होता, ये अगर मीटर लिखा है मतलब कि पेरीमीटर की बात हो रही है। अगर यहीं पे मीटर स्क्वायर लिखा होता तो ये एरिया की बात कर रहा होता, फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे पर मीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो 110 पर मीटर है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं पेरीमीटर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं, तो वही आएगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगा। अच्छा, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर मीटर। अब समझिए ध्यान से क्या कह रहा हूं। पेरीमीटर हमको निकालना है, पी लिख देता हूं, इंटू 110 रुपए पर मीटर के हिसाब से लगाता है, तो 5280 रुपये लगते हैं। मतलब जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर आपका ये है कि 5280 रुपये डिवाइड बाई 110 रुपये पर मीटर। जीरो से जीरो गया, 11 एकम 11, 11 चौके 44, और 11 अठे 48। मतलब जो पेरीमीटर निकल के आता है वो आता है 48 मीटर। ये आया पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर होता क्या है? अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है साइड इंटू 4। पेरीमीटर है 48,
साइड को मैंने एक्स माना हुआ है, इंटू फोर। तो यहां से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो आएगा 48 डिवाइड बाई 4, विच इज कम्स टू बी 12 मीटर। मतलब जो साइड है वो 12 मीटर की साइड है। और ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। हो सकता है कि आप लोग इसमें गलतियां करें, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, या आता हुआ सवाल गलत कर दें आप लोग, तो आप कंपटीशन से खुद को बाहर कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। आता हुआ सवाल गलत नहीं करना है, आसान सवाल सबको होना आना चाहिए। आसान सवाल का मतलब ही ये है कि सबको आना चाहिए। उसमें अगर कोई 3 5 करता है या किसी को नहीं आता है तो वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर है। फिर आप छोड़ दीजिएगा टीयर 2 की तैयारी। अगर आपने आसान सवाल गलत करके आए हैं आप लोग, तो भूल जाइए कि आपका एग्जाम निकलने वाला है। और आसान सवाल गलत ना हो इसके लिए मॉक टेस्ट दीजिए। जितने ज्यादा सवाल लगा सकते हैं आप उतने ज्यादा सवाल लगाइए। और वो तरीका एक ही है कि मॉक टेस्ट दीजिए। याद करने वाली चीजों में तो या तो आएगा आपको या तो नहीं आएगा। जीके जीएस या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। कंप्यूटर की लिटरेसी होगी, आईटी आईटी जो है उसमें भी या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। इनफैक्ट आपका लैंग्वेज भी सेम चीज है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। उसमें आप सिली मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम है आपके। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग जो है, इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक हल्का सा कंफ्यूजन आपको आंसर गलत दे देगा। जैसे यहीं पे ये ऑप्शन 9 है, 11 है, 13 है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस में होंगे कि आपका आंसर सही आया है, बट ऐसा नहीं है। आपको आंसर बहुत ध्यान से चेक करना होगा, हर एक स्टेप को ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मुझे जो आता है उतना ही चीजें सही हैं, अदरवाइज बाकी दुनिया गलत है पूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप नीचे लिखा हुआ आंसर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको 5 मिनट समझाऊंगा पहले कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप लोग इस सवालों को समझ लेते हैं तो एक क्वेश्चन, मेरा मानना है कि ऐसा सवाल जरूर आने वाला है। मैं एक बार इस पे स्टार्ट मार्क कर देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल तो बनता है। अगर मैं एग्जाम का पेपर सेट कर रहा होता तो मैं एक अच्छा सवाल इस कॉन्सेप्ट पे जरूर देता। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रिवर एंड स्ट्रीम का। ठीक है, मतलब रिवर, अगर एक रिवर की बात करें हम, तो रिवर क्या है, एक बहाव होता है, किसी एक डायरेक्शन में रिवर बह रही होती है। ठीक है, रिवर बह रही होती है। अच्छा, उसमें सपोज करिए कि एक बोट है, एक बोट है या एक आदमी है जो कि रिवर में तैर रहा है। अब मान लीजिए कि ये आपका रिवर है। मान लीजिए ये आपका रिवर है, और रिवर का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है मतलब बहाव की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं। अब क्या है, बोट तैर सकती है दो तरीके से इस कॉन्सेप्ट में। पहला तरीका क्या है, पहला कि बहाव के साथ, एक है बहाव के उल्टा, बहाव के अपोजिट। जब बहाव के साथ तैरती है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ बोट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो नॉट बोट, मतलब जब रिवर का डायरेक्शन फ्लो का इधर हो और बोट का भी सेम डायरेक्शन में हो, इस केस को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम है, बहुत ध्यान समझिएगा। मतलब या तो एक साइड है तो दूसरी side, कुछ भी, मतलब बहाव सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है अगर, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और एक केस है जब रिवर का जो डायरेक्शन है वो इस साइड होगा मान लीजिए, और जो बोट है वो उल्टा हो, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, बहाव के अपोजिट। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, दोनों डायरेक्शन सेम है, और अप स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन अलग है। करना कुछ नहीं होता है, इस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बेसिक समझ में आता है। बेसिक जो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आता है वो ये आता है कि यहाँ पे जो स्पीड है ना, जो स्पीड होती है, स्पीड हो जाती है नेट स्पीड। अब नेट स्पीड क्या होती है, नेट स्पीड होती है, ध्यान दीजिएगा, नेट स्पीड है स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ बोट कर देते हैं हम। मतलब जब स्पीड लेना होगा हमको तो रिवर और बोट दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। और जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ रिवर को हम घटा देते हैं। ये नेट स्पीड है। मतलब अप स्ट्रीम में दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डाउन स्ट्रीम में दोनों का एडिशन लेते हैं। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता होगा, जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रह गया तो कोई भी सवाल होगा वो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। इसको तो आप एक लोग पॉज करिए वीडियो, और पॉज करके इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा मानना है कि एक सवाल इस पे पक्का बनता है। ठीक है, अगर मैं
टीचर होता या मैं पेपर सेट कर रहा होता तो एक अच्छा सवाल इस कॉन्सेप्ट पे जरूर बताता, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता उससे सवाल होने का कोई चांस ही नहीं है। जैसे अब इसी क्वेश्चन के देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते। और ये क्लास एट्थ का कॉन्सेप्ट है, क्लास एट्थ का कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना ही चाहिए। अब समझिए क्या कह रहा है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टेगनेंट वाटर मतलब होता है कि शांत, ठीक है, ठहरा हुआ पानी, जो कि 9 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब स्पीड ऑफ बोट गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड दी हुई, रिवर की फ्लोइंग स्पीड है वो गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर। और बहुत ध्यान दीजिए, अगर मैं नेट स्पीड निकालूं डाउन स्ट्रीम में, तो मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 + 6 इज 15 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो 9 - इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने नेट स्पीड निकाल ली। अब क्या कह रहा है कि वी लेफ्ट अ पॉइंट एंड रीच्ड अ पॉइंट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 30 किलोमीटर ऊपर चढ़े और फिर वापस वहीं आ गए और 6 बजे वापस आए हम। तो हम सुबह कितने बजे निकले थे? मतलब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूं। देखिए, लेट्स से ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ए से बी की तरफ अपस्ट्रीम है और वापस आते हुए डाउन स्ट्रीम होगा, ऐसे आते हुए डाउन स्ट्रीम होगा, ठीक है। और इन दोनों बीच की दूरी जो है 30 किलोमीटर है। जब ये ए से निकल के बी पे जाते हैं और बी से निकल के ए पे आते हैं, तो टोटल इनको लगता है कितना समय? नहीं दिया है, वही समय निकालना है हमको। ये दिया है कि वापस आया जब, तो 6 बज चुके हैं शाम के, 6 PM, ठीक है। तो पूछा है कि सुबह हम कितने बजे निकले थे। मैं क्या करता हूं, मैं टाइम निकालता हूं। देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो अब पहला केस क्या है, टाइम निकालता हूं मैं डाउन स्ट्रीम का, तो वो होगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, क्योंकि दूरी तो दोनों बराबर है, डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 15, मतलब कि 2 घंटे लगते हैं इसको वापस आने में। दूसरा केस क्या कहता है, टी ऑफ अप स्ट्रीम निकालिए, जब ऊपर चढ़ने में था, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेंगे, किसका? अपस्ट्रीम का स्पीड लेंगे। और डिस्टेंस कितना है, अभी भी 30 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम का जो स्पीड था वो 3 है, हम निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे 3 निकाला हुआ है हमने। तो यहाँ पे हुआ 10 घंटे। मतलब टोटल लगते हैं 12 घंटे जाने और आने में, समझिए ध्यान से। अब कुछ बजे निकला गया यहाँ से, और जब यहाँ पहुंच के वापस आया गया बी पॉइंट से, तो वापस आने में ये 6 PM बज गया और 12 घंटे लगे। मतलब 12 घंटे पहले निकला गया होगा, शाम के 6 बजे पहुंचा गया है इंसान, और 12 घंटे पहले निकला था। तो कितने बजे निकला था? सुबह 6 बजे निकला था। सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे। सुबह 6 बजे निकला था, ये हो गया आंसर। अगर अब आपको ये जो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा सवाल कर पाए। और बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल है ये। मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, और ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप एक बार समझ लेंगे, क्योंकि मेरा ये लेट्स से चॉकलेट प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन मैं एग्जाम में देखना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन पक्का आने वाला है। डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, स्टेगनेंट वाटर में फ्लोइंग एट स्पीड, वाटर का रिवर की स्पीड, सब चीजें बेसिक आसान थी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं, एक सवाल बचा हुआ है अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 95% लोग करेंगे गलती, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म लिखा हुआ है, HG DAG, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है सब। जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, देखिए मल्टीप्लाई करना है। 9 4 जा 36, 36 एक ही में, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। सही बात है? नहीं, ये गलत आंसर है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। जिसने ऑप्शन नंबर 8 टिक किया वो कंपटीशन से बाहर। तो कंपटीशन में अंदर आना कैसे है? आना है इस तरीके से, देखिए मैं आपको बता दूं। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 1 HG में होता है 100 ग्राम, 1 DAG में होता है 10 ग्राम, और 1 ग्राम तो ग्राम होता ही है, ठीक है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? अब यहां लिखा हुआ है 4 kg, मतलब कि 4000 ग्राम। यहां पे लिखा है 7 HG, मतलब कि 700 ग्राम। यहां लिखा हुआ है 3 DAG, मतलब कि 30 ग्राम। जैसे 700, 1 HG 100 ग्राम, तो 7 HG 7 × 100, 700 ग्राम, ठीक है। अब सवाल देखिए, सवाल है 4 kg, 700 ग्राम, 30 ग्राम और 9 ग्राम।
जोड़ते हैं। 4 kg, 730, 739 ग्राम। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया इसने 9 से, तो 9 चौके 36 kg, तो यहां ठीक है। लेकिन 739 इंटू 9 भी करना है हमको। तो 9 9 जा 81, कैरी हो गया 8। 9 3 जा 27, और 8 35, 5 3। 9 7 जा 63, और 3 66, मतलब 36 किलो और 6,651 ग्राम। मतलब 36 kg प्लस 6,651, क्या मतलब है? 6,000 ग्राम प्लस 600 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 1 ग्राम। 1 ग्राम। बात समझ में? क्या 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 मैंने मैंने अलग कर दिया 6,651 को। 6,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 1। क्यों किया मैंने? 1 किलो में 1,000 ग्राम होता है, तो 6,000 ग्राम मतलब 6 किलो। तो 36 kg प्लस 6 kg प्लस 600 ग्राम है। 1 Hg में 100 ग्राम है, तो 600 में मतलब 6 Hg। 50 मतलब 5 DAG, और प्लस 1 ग्राम। 36 6 42 kg, 6 Hg, 5 DAG प्लस 1 ग्राम। या यही हमारा आंसर ये निकल के आता है, 42 किलो, 6 Hg, 5 DAG और 1 ग्राम। आसान सवाल था। बट अगर आपको HG DAG नहीं पता, तो हो सकता है कि आपके बस का या नहीं हो जाए। आपके बस का है ही नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये आपके बस का है ही नहीं। आप क्वेश्चन छोड़ के डर जाएंगे, या इसमें क्या है ना कि आप डरेंगे नहीं। आप ये ऑप्शन नंबर 1 क्लिक करके आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग है, तो आप जहां आपको 3 नंबर मिलने चाहिए थे, आप 1 नंबर माइनस हो जाएंगे, मतलब 4 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा। एक जो बंदा सही करता है, और जो आपने गलत कर दिया, तो 4 मार्क्स ऊपर चला गया वो, आप 4 मार्क्स नीचे आ गया। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, और मॉक टेस्ट दिया जाए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, तो भूल जाइए कि आपका कंपटीशन से कोई लेना देना भी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सही सोल्यूशन है, चाहे तो आप देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है। इसने क्या है, सबको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राम में कन्वर्ट आप भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा फिर एक PYQ सेशन ही होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो, कोई जरूरत हो, तो मैं लाइव भी ले सकता हूँ, बट वो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स एंड द कमेंट। जो लोग चाहेंगे लाइव, तो मैं लाइव ले लूंगा। लाइव में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जो आप लोग लाइव साथ में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ मॉक टेस्ट जो कि हम लाइव सॉल्व करेंगे। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि जाके मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 2 मॉक टेस्ट, 8 9 दिन बचे हुए हैं, तो कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट आप दीजिए। वो आपका प्रैक्टिस का तरीका है। मैथ्स के मॉक टेस्ट दीजिए, रीजनिंग के मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ठीक है। आज नया साल आ चुका है, तो बी पॉजिटिव। ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आपको पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जो मिलने वाला हो वो ना मिले। आप जो सोचते हैं वही होता है। ठीक है। और जो होता है अच्छा होता है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।